कल्पना कीजिए कि किसी के घुटने में बहुत तेज दर्द है। आमतौर पर हम क्या करते हैं? लोग तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं या पेन किलर लेते हैं। बिल्कुल। और आधुनिक चिकित्सा में हम उस इंसान को एक बड़ी सी मशीन में डालते हैं, एक एमआरआई स्कैन निकालते हैं। फिर डॉक्टर स्क्रीन पर एक सफेद तस्वीर देखता है और कहता है कि देखिए, यहाँ कार्टिलेज घिस गया है, बस यही समस्या है। हाँ, एकदम किसी मैकेनिक की तरह। वही तो। ये एकदम इंजीनियरिंग वाली अप्रोच है, जहाँ पुर्जा खराब हुआ उसे ठीक करो या नया लगा दो। और सच कहूँ तो ये सटीकता हमें बड़ा सुकून भी देती है। देती तो है, लेकिन ये जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है ना, मतलब पूरे शरीर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखना, ये इमरजेंसीज या सर्जरी के लिए तो बहुत बढ़िया है। पर एक बड़ा सवाल ये छोड़ देती है। कैसा सवाल? यही कि वो कार्टिलेज आखिर घिसा क्यों? क्या ये सिर्फ उम्र का असर था, या उस व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म, उसके खान पान, या यहाँ तक कि उसके लगातार स्ट्रेस में रहने का उस घुटने के जोड़ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन था? ओह वाह, ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। और दोस्तों, यहीं से हमारे आज के इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव की शुरुआत होती है। सही कहा। आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वो किसी आधुनिक मेडिकल जर्नल के हिस्से नहीं है। हमारे पास एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद और कुछ बहुत ही डिटेल्ड ऑडियो बुक्स और व्याख्यान है जो इंसान को सिर्फ पुर्जों का जोड़ नहीं मानता, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम मानता है। एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं चरक संहिता की। इसे आप मानव शरीर और मन का एक यूजर मैनुअल कह सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल है। पूछें। मतलब आज जब हम मेनेजिन और रोबोटिक सर्जरी के जमाने में जी रहे हैं, तो हजारों साल पुरानी एक ऐसी किताब जिसमें जड़ी बूटियों और काढ़ों की बातें हैं, उसका आज के एक आम, बिजी और स्ट्रेस्ड इंसान के लिए क्या साइंटिफिक फायदा हो सकता है? मुझे लगता है लोग इसको सिर्फ पुरानी परंपरा समझ लेते हैं। वही ना, क्या ये सिर्फ पुरानी परंपराओं का गुणगान नहीं है? देखिए, अगर हम इन स्रोतों को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ें तो हाँ, ये किसी नुस्खे की किताब जैसी लग सकती है। लेकिन जब हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं ना, तो कुछ और ही निकल कर आता है। बिल्कुल। अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये पूरी तरह से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। यानी बीमार होने से पहले ही बीमारी की जड़ को खत्म करने का एक बहुत ही एडवांस्ड विज्ञान। तो इसका मेन फोकस क्या है? चारक संहिता का क्लियर फोकस सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ये ग्रंथ शरीर को कोई फिक्स्ड मशीन नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई एक प्रोसेस मानता है। अच्छा, तो इस प्रोसेस को समझने की शुरुआत होती कहाँ से? स्रोतों में तो सबसे पहले जीवन को ही डिफाइन किया गया है। हाँ, और वो डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल नजरिए से सोचें, तो जीवन का मतलब तो यही है कि सेल्स काम कर रही हैं, दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं। क्या चरक संहिता इससे कुछ अलग कहती है? देखिए, यहाँ बायोलॉजिकल डेफिनेशन को गलत नहीं कहा गया है, बल्कि उसे काफी एक्सपैंड कर दिया गया है। अनुवाद पढ़ने पर पता चलता है कि जीवन सिर्फ शरीर नहीं है। तो और क्या है? ये 4 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है: शरीर, इंद्रियां यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, मन और आत्मा। ओ, मतलब माइंड और सोल को भी उतना ही वेटेज दिया है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान आप जाकर बायोसाइकोसोशल मॉडल की बात कर रहा है, जहां वो मानते हैं कि मेंटल स्टेट का फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है। सही बात है। आजकल स्ट्रेस से होने वाली बीमारियों की बहुत चर्चा होती है। और चरक संहिता ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि अगर कोई इंसान दिन भर ट्रेडमिल पर दौड़ता है, एकदम परफेक्ट कैलोरीज गिनकर खाता है, लेकिन उसका दिमाग हर वक्त गुस्से में या टेंशन में रहता है, एग्जैक्टली, तो उसे स्वस्थ नहीं माना जा सकता। उसका नर्वस सिस्टम हमेशा हाई अलर्ट पर रहेगा, जो आगे चलकर उसके शरीर को अंदर से खोखला कर देगा। ये वाकई एक बहुत ही होलिस्टिक नजरिया है। और शरीर के काम करने के इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में त्रिदोषा पर बहुत जोर दिया गया है: वाता, पिता और कफा। हाँ, जो कि आयुर्वेद का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। पर आमतौर पर लोग इन्हें बड़ी रहस्यमयी नजर से देखते हैं, जैसे हवा, आग और पानी। लेकिन अगर हम आज की भाषा में इसको सोचें, क्या हम इसको एक मॉडर्न सिस्टम की तरह समझ सकते हैं? आपके दिमाग में क्या एनालॉजी चल रही है? जैसे मान लीजिए हमारा शरीर एक हाईटेक कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, तो क्या हम कफा को वो कंक्रीट और स्टील मान सकते हैं जो बिल्डिंग को खड़ा रखता है? स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। हाँ, और पित्ता उस बिल्डिंग का सर्वर रूम या हीटिंग सिस्टम हो गया जो एनर्जी बनाता है। और वाता हो गया बिल्डिंग का पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग और वाईफाई नेटवर्क जो सिग्नल्स यहां से वहां भेजता है।
क्या ये एनालॉजी ठीक है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि आपकी ये एनालॉजी एकदम सटीक है। अगर हम इसको बायोलॉजी पर अप्लाई करें तो वाता मूवमेंट का देवता है, जैसे नर्वस सिस्टम के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या डाइजेशन के टाइम आंतों का सिकुड़ना। ओह, और सेल्स के अंदर का मूवमेंट क्यों आता है? बिल्कुल। और पित्ता ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स, बॉडी का टेम्परेचर। और कफा आपकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है, जैसे जॉइंट्स के बीच का लुब्रिकेशन या फैट टिश्यूज। सही पकड़े। और हमारी इम्यूनिटी का बेस भी। अब प्रॉब्लम तब आती है जब वाईफाई यानी वाता में गड़बड़ी आती है। तब सर्वर रूम यानी पित्ता ओवरहीट हो जाता है और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर यानी कफा गिरने लगता है। क्या बात है। और यहाँ पर एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, प्रकृति का। स्रोतों में लिखा है कि जन्म के वक्त ही हर इंसान में इन तीनों दोषों का एक यूनिक रेशो सेट हो जाता है। हाँ, जिसे हम उसकी प्रकृति कहते हैं। तो क्या ये आज के जेनेटिक ब्लूप्रिंट या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसा कुछ है? एकदम वही है। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी की प्रकृति में पित्त ज्यादा है, मतलब उसको नेचुरली थोड़ी गर्मी ज्यादा लगती है, उसका सर्वर रूम पहले से ही थोड़ा गर्म रहता है। अच्छा, और अगर वो लगातार बहुत तीखा और मसालेदार खाना खाता रहे? तो वो अपने ही सिस्टम को ओवरक्लॉक कर रहा है। ऐसे इंसान को एसिडिटी, अल्सर या स्किन इन्फेक्शंस होना तय है। राइट। लेकिन वहीं अगर एक कफा प्रकृति वाला इंसान वही भारी और मसालेदार खाना खाए तो शायद उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओ, तभी कहते हैं कि एक इंसान के लिए जो सुपरफूड है वो दूसरे के लिए स्लो पॉइजन हो सकता है। एग्जैक्टली। इसीलिए आयुर्वेदा में वन साइज फिट्स ऑल जैसा कोई रूल नहीं है। सबकी डाइट अलग होती है। ये तो हुई हमारी इंटरनल ब्लूप्रिंट की बात। लेकिन हम किसी वैक्यूम में तो रहते नहीं हैं। हमारे चारों तरफ एक पूरा एनवायरनमेंट है, टाइम साइकिल है। हाँ, नेचर के साथ सिंक होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में दिनचर्या यानी डेली रूटीन पर बहुत डिटेल में बताया गया है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। कैसा डाउट? ग्रंथ कहता है कि हमें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले। अब आज के इस डिजिटल एज में जहां लोग रात रात भर स्क्रीन देखते हैं। वही तो, लोग बायोलॉजिकली नाइट आउल बन चुके हैं। लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती हैं। अब अगर कोई रात को 2 बजे सोता है और हम उस पर ये रूल थोप दें कि नहीं, तुम्हें सुबह 4:30 बजे उठना ही है, तो क्या वो ठीक होगा? हाँ, मतलब क्या वो बेचारा नींद की कमी से अपना कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन नहीं बढ़ा लेगा? क्या इतने पुराने नियम आज सच में प्रैक्टिकल हैं? इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। देखिए, किसी भी नियम को अगर आप बिना कॉन्टेक्स्ट के अप्लाई करेंगे तो वो नुकसान ही करेगा। रात 2 बजे सोने वाले का सुबह 4 बजे उठना डिजास्ट्रस है। तो फिर इस नियम का लॉजिक क्या है? हमें इसके पीछे के क्यों को समझना होगा। चरक संहिता कहती है कि 24 घंटे का चक्र भी वाता, पित्ता और कफा में बंटा होता है। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम वाता का होता है। अच्छा, वाता यानी मूवमेंट और हल्कापन। बिल्कुल। तो अगर आप इस वक्त उठते हैं तो आप नेचर की उस मूवमेंट वाली एनर्जी के साथ सिंक हो जाते हैं। इससे पूरा दिन बॉडी में एनर्जी रहती है। और उसके बाद का टाइम? सुबह 6 से 10 बजे तक कफा का वक्त होता है। कफा हैवी और डल होता है। अगर कोई सुबह 8 या 9 बजे उठता है तो वो उस हैवी वक्त में उठ रहा है। ओ, इसीलिए कई बार 10 घंटे सोने के बाद भी अगर हम लेट उठते हैं तो पूरा दिन सुस्ती रहती है। एग्जैक्टली। ये सर्केडियन रिदम का सबसे सटीक एंशिएंट ऑब्जर्वेशन है। आज की साइंस भी मानती है कि हमारे गट बैक्टीरिया और हार्मोन्स सूरज की रोशनी के हिसाब से चलते हैं। तो मतलब हमारा प्राइमरी गोल अचानक से 4 बजे का अलार्म लगाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि धीरे धीरे अपने सोने के टाइम को ठीक करना है, ताकि हम उस शांत सात्विक टाइम का फायदा उठा सकें। सही समझें आप। छोटे छोटे स्टेप्स लेने जरूरी हैं। और इस दिनचर्या में एक और नियम है जिसने मुझे बड़ा हैरान किया, एक्सरसाइज यानी व्यायाम का नियम। आज का फिटनेस कल्चर तो कहता है नो पेन नो गेन। हाँ, लोग सोचते हैं जितना पसीना बहाओगे उतना फिट रहोगे। लेकिन इस ग्रंथ का नियम है कि इंसान को अपनी कैपेसिटी का सिर्फ आधा ही व्यायाम करना चाहिए। मतलब बस तब तक जब तक माथे पर पसीना ना आए और सांस थोड़ी तेज ना हो जाए। क्या अपने आप को 100% पुश करना गलत है? इस हाफ कैपेसिटी रूल के पीछे बहुत डीप फिजियोलॉजी है। जब हम कैपेसिटी से ज्यादा वर्कआउट करते हैं ना, तो बॉडी पर स्ट्रेस पड़ता है। हाँ, हम शरीर के कफा को यानी जॉइंट्स के लुब्रिकेशन को सुखा देते हैं और वाता को बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम पर एक्सट्रीम टेंशन आ जाती है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे इंजन में बिना इंजन ऑयल के उसको फुल स्पीड पर भगाना।
एकदम सही एग्जाम्पल। शुरू में आपको एंडोर्फिन रश मिलता है, लगता है कि वाह क्या वर्कआउट था, पर लॉन्ग टर्म में जॉइंट्स खिसना, क्रॉनिक फिटीग और ऑटो इम्यून इश्यूज वहीं से शुरू होते हैं। तो एक्सरसाइज का मेन मकसद स्ट्रेंथ बढ़ाना है, अपने शरीर को तोड़ना नहीं। बिल्कुल, आयुर्वेद में इसको ओजस यानी इम्यूनिटी बढ़ाना कहते हैं। चलिए, ये तो ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और रूटीन की बात। श्रुतों में ऋतुचर्या यानी मौसम के हिसाब से रूटीन बदलने की भी बात है। जैसे सर्दियों में पाचन तेज होता है तो भारी खाना पच जाता है, और गर्मियों में हल्की और ठंडी चीजें खानी चाहिए। राइट। लेकिन अब हम उस फ्यूल की बात करते हैं जो बॉडी के अंदर जाता है। स्रोतों में हेल्थ के 3 पिलर्स बताए गए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचार्य। और इनमें भी आहार यानी खाने को सबसे बड़ा मेडिसिन माना गया है। हाँ, और इसमें 6 टेस्ट्स यानी रसों की बात की गई है: मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा, कड़वा, कसायला। हम आमतौर पर सोचते हैं कि टेस्ट सिर्फ जीभ के मजे के लिए है, पर स्रोत बताते हैं कि हर टेस्ट का एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। वही, क्या टेस्ट सच में हमारी बॉडी के केमिकल्स को कमांड दे सकता है? बिल्कुल, टेस्ट सिर्फ एक सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं है। जब जीभ कोई स्पेसिफिक टेस्ट फील करती है तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि अब कौन से एंजाइम्स रिलीज करने हैं। अच्छा, कोई एग्जाम्पल देकर समझाइए। जैसे मीठा टेस्ट भारी और ठंडा होता है, ये वाता को शांत करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तब मीठा खाने की भयंकर क्रेविंग होती है। ओह हाँ, क्योंकि उस वक्त हमारा नर्वस सिस्टम हाई अलर्ट पर होता है। एग्जैक्टली। और मीठा खाते ही हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बॉडी रिलैक्स होती है। वहीं तीखा टेस्ट डायरेक्ट हमारी मेटाबॉलिज्म की आग को तेज करता है। ये तो बात हुई कि खाना क्या करता है, लेकिन खाना पचता कैसे है? इस पर चरक संहिता का व्यू बहुत ही रैडिकल लगा मुझे। अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है। ग्रंथ कहता है कि जब तक पहला खाया हुआ भोजन पूरी तरह पच ना जाए तब तक दूसरा खाना पेट में नहीं डालना चाहिए। पर आजकल डाइटिशियंस क्या कहते हैं कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते हो। हाँ, ताकि मेटाबॉलिज्म तेज रहे। तो आखिर सच क्या है? देखिए, हर 2 घंटे में खाने की इस आदत को आयुर्वेद एक मेटाबॉलिक डिजास्टर मानता है। चलिए इसको एक असेंबली लाइन के एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपका पेट एक फैक्ट्री है। आपने सुबह नाश्ता किया, फैक्ट्री ने काम शुरू किया, एसिड और एंजाइम्स रिलीज हुए। अभी वो काम आधा ही हुआ था कि आपने एक मुट्ठी बादाम या एक कुकी पेट में डाल दी। तो अब क्या होगा? फैक्ट्री कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ, बॉडी को अब नया एसिड और नया एंजाइम छोड़ना पड़ेगा। फिर नया और पुराना खाना आपस में टकराएगा। इस कोलिजन से जो कच्चा अधपचा मटेरियल बनता है ना, उसी को आम या टॉक्सिन्स कहते हैं। एकदम सही। ये आम एक बहुत ही चिपचिपा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो आंतों में जम जाता है और फिर खून के जरिए पूरी बॉडी में फैलकर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। बाप रे, ये आम वाला कॉन्सेप्ट सच में डरावना भी और लॉजिकल भी। और यहीं से विरुद्ध आहार यानी इनकम्पैटिबल फूड्स का फंडा आता है। हाँ, मतलब गलत कॉम्बिनेशंस खाना। श्रोताओं में लिखा है कि कुछ चीजें एक साथ खाने पर बॉडी में डायरेक्ट जहर पैदा करती हैं। अगर हम इसको आज के लाइफस्टाइल से जोड़ें, जैसे जिम जाने वाले बहुत से लोग वर्कआउट के बाद एक हैवी फ्रूट मिल्क स्मूदी पीते हैं, जिसमें दूध, खट्टे फल और प्रोटीन पाउडर सब मिक्स होता है। हाँ, और वो लोग इसको सबसे बड़ा हेल्थ हैक मानते हैं। एक एंशिएंट वैद्य इस बारे में क्या कहेगा? एक एंशिएंट वैद्य ये देखकर अपना सर पकड़ लेगा। सच में। ऐसा क्यों? क्योंकि दूध पश्चात में मीठा और ठंडा होता है, जबकि खट्टे फल एसिडिक होते हैं। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो फलों का एसिड दूध को पेट में जाते ही फाड़ देता है, मतलब कर्डल कर देता है। ओह तेरी, तो अंदर जाकर दूध फट जाता है? बिल्कुल। ये एक भयानक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे एंजाइम्स को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। ये कोई हेल्थ हैक नहीं है, ये सेल्यूलर स्लज यानी बॉडी के अंदर कचरा बनाने की परफेक्ट रेसिपी है। तो बॉडी उस महंगे प्रोटीन को अब्सॉर्ब करने के बजाय उस रिएक्शन से लड़ने लगती है। हाँ, बॉडी अपनी सारी एनर्जी उस जहर को बाहर निकालने में लगा देती है। इसीलिए लोगों को ब्लोटिंग, हेवीनेस और स्किन इश्यूज होते हैं। ये तो एकदम आई ओपनर है। मतलब हम कितनी भी कैलोरी काउंट कर लें, अगर हम अपने डाइजेशन केमिस्ट्री के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम खुद को बीमार ही कर रहे हैं। सही कहा आपने। अब
हमने डेली रूटीन और डाइट पर बात कर ली, लेकिन स्रोतों में आगे एक ऐसी बात आती है जो मुझे पर्सनली सबसे इम्पैक्टफुल लगी। ग्रंथ कहता है कि अगर आपने ऊपर के सारे नियम फॉलो कर भी लिए, लेकिन आपका मन ठीक नहीं है, हाँ, तो सब बेकार है। ये लोग मन को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मन को शरीर का ड्राइवर माना गया है। चरक संहिता मन के 3 गुण बताती है: सत्व यानी शांति, राजस यानी ओवर एक्टिविटी या गुस्सा, और तमस यानी आलस और अज्ञान। ये सुनने में किसी फिलोसॉफिकल लेक्चर जैसा लगता है, पर ये कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है। ये प्योर एंडोक्रिनोलॉजी यानी हार्मोन साइंस है। कैसे? जैसे अगर मैं गुस्से में हूं तो वो मेरे डाइजेशन को कैसे अफेक्ट करेगा? अब देखिए, जब आप गुस्से में होते हैं यानी राजस गुण बड़ा होता है, तो शरीर का पित्ता आसमान छूने लगता है। आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है। ओके। ऐसी सिचुएशन में बॉडी क्या करती है? वो सारा खून आंतों से खींचकर आपके मसल्स की तरफ भेज देती है, ताकि आप लड़ सकें या भाग सकें। अच्छा, मतलब डाइजेशन पॉज हो जाता है। एग्जैक्टली। अब सोचिए, आप किसी ऑफिस के ईमेल की वजह से टेंशन में हैं और एक बहुत ही हेल्दी एक्सपेंसिव सैलेड खा रहे हैं। तो वो सैलेड पचेगा ही नहीं? नहीं पचेगा, क्योंकि डाइजेशन के लिए खून और एनर्जी वहां है ही नहीं। वो खाना अंदर सड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि सत्व गुण यानी शांत और पॉजिटिव माइंड सबसे बड़ी दवाई है। वाह, ये बहुत डीप है। मॉडर्न साइकोलॉजी अब जाकर साइकोसोमैटिक बीमारियों की बात कर रही है, पर इस ग्रंथ ने हजारों साल पहले क्लियर कर दिया था कि माइंड और बॉडी अलग हैं ही नहीं। बिल्कुल, अगर मन अस्वस्थ है तो शरीर कभी हेल्दी नहीं हो सकता। और जब कोई बीमार पड़ ही जाता है, तब क्या? उसके इलाज के लिए चरक संहिता में चिकित्सा के 4 अंग बताए गए हैं: वैद्य यानी डॉक्टर, परिचारक यानी नर्स, रोगी यानी पेशेंट, और औषधि यानी दवा। हाँ, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा गया है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि डॉक्टर बस एक जादुई गोली देगा और सब ठीक, लेकिन यहाँ पेशेंट को भी एक्टिव रोल दिया गया है। सही बात है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है इन सोर्सेज में, डॉक्टर या वैद्य के एथिक्स के बारे में। अच्छा, क्या एथिक्स बताए गए हैं? कहा गया है कि एक वैद्य को सिर्फ एनाटॉमी का ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसमें करुणा यानी कंपैशन भी होनी चाहिए। जो डॉक्टर अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए करता है, वो अपने पेशे पर कलंक है। ओह वाओ, ये वार्निंग तो आज के कमर्शियल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कितनी रेलेवेंट है ना। एकदम सटीक बैठती है आज के माहौल पर। अब इस गहन चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा से लोगों का फेवरेट रहा है, एंटी एजिंग या बुढ़ापे को रोकना। ग्रंथ में से रसायना चिकित्सा कहा गया है। हाँ, रसायना। अब नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी गुफा में बैठकर कोई अमृत पीना हो, जैसे च्यवनप्राश वगैरह। पर क्या ये सच में सिर्फ जवान दिखने का नुस्खा है? नहीं नहीं, रसायना का मकसद सिर्फ गोरी चमड़ी या कॉस्मेटिक एंटी एजिंग नहीं है। ये मेटाबॉलिक ऑप्टिमाइजेशन और एपिजेनेटिक्स का पूरा विज्ञान है। तो ये एक्चुअल में बॉडी में करता क्या है? रसायना का मतलब है उन रास्तों यानी आयानस को खोलना जिनके जरिए न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंचते हैं। इसका टारगेट है सेल के रेप्लिकेशन प्रोसेस को इतना परफेक्ट बनाना कि डीएनए में कोई एरर ना आए। ये तो सीधा साइंस फिक्शन जैसा साउंड कर रहा है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। कैच? कैसा कैच? आप किसी भी इंसान को उठाकर सीधे शिलाजीत या अश्वगंधा जैसे पावरफुल रसायना नहीं खिला सकते। क्यों नहीं? अगर वो हेल्थी चीजें हैं तो कभी भी खा लो, फायदा ही करेंगी ना। इसको ऐसे समझिए, एक गंदे कपड़े पर आप कितना भी अच्छा और महंगा रंग चढ़ा लें, क्या वो निखर कर आएगा? नहीं, पहले कपड़ा साफ करना पड़ेगा। बस, अगर किसी के शरीर में अमा यानी टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, उसके चैनल्स ब्लॉक्ड हैं, तो ये रसायना औषधियां पचेंगी ही नहीं, उल्टा नुकसान करेंगे। ओ, तभी पहले डिटॉक्स जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए सोर्सेज में रसायना से पहले पंचकर्मा जैसी डीप क्लेंजिंग जरूरी बताई गई है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, पहले सफाई, फिर रिपेयर और लास्ट में स्ट्रेंथनिंग। वाह। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात एकदम क्लियर हो जाती है कि चरक संहिता सिर्फ जड़ी बूटियों की किताब नहीं है। ये नेचर के साथ लगातार चलने वाला एक संवाद है। बिल्कुल, एक हार्मनी है। ये हमें सिखाती है कि हेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मेडिकल स्टोर से खरीद लाएं। ये हमारी आदतों का नतीजा है। हम क्या खाते हैं, कब सोते हैं, अपने दिमाग में कैसे विचार रखते हैं। सही कहा, एक तरह से खुद को नेचर की रिदम के हवाले कर देना। जब हम अपने प्रकृति और मौसम के इस कनेक्शन को समझ लेते हैं तो बॉडी खुद उस डायरेक्शन में काम करने लगती है जिसके लिए वो डिजाइन की गई थे। एकदम पॉइंट की बात है। और
श्रोताओं, यहाँ पर एक बड़ा और डीपली सोचने वाला सवाल खड़ा होता है जिसे मैं आज आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, श्रोताओं को भी इस पर विचार करना चाहिए। हमारी आज की इस चर्चा से ये साफ है कि मानव शरीर कोई मशीन नहीं है जिसके पुर्जे बदले जाएं। इसके अंदर खुद को ठीक करने की, खुद को बैलेंस करने की एक बहुत ही एंशिएंट नेचुरल इंटेलिजेंस मौजूद है। तो सवाल ये है, क्या आज के इस मॉडर्न एज में हम बीमारियों से लड़ने के लिए बाहर से इतनी सारी दवाएं, महंगे सप्लीमेंट्स और डाइट प्लान्स इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम भूल गए हैं कि अपनी बॉडी की उस नेचुरल इंटेलिजेंस के रास्ते से कैसे हटें? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये पॉसिबल है कि आज के वक्त में सच्ची हेल्थ कुछ नया जोड़ने में नहीं बल्कि उन आदतों और स्ट्रेस को हटाने में है जो हमारी बॉडी को अपना खुद का काम करने से रोक रहे हैं? इस पर थोड़ा जरूर सोचिए। वाकई सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, एक पुराने ग्रंथ के पन्नों से लेकर हमारी मॉडर्न सेल्स तक के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी प्रकृति को समझने और नेचर से जुड़ने की इस कोशिश के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और खोजते रहिए।